Hello everyone, welcome to my channel. Now we taken our discussion chapter number 13 of Companies Act 2013. चैप्टर का नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। जो चैप्टर 13 है वो कवर करता है सेक्शन 196 से लेकर सेक्शन 205 तक। इसमें रूल्स कौन से चल रहे हैं? 2014 के रूल्स चल रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो अपन इसमें डिस्कशन में लेंगे वो लेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लोज 54 में बोला है कि मैनेजिंग डायरेक्टर वो पर्सन होगा जिसको या तो आर्टिकल ने बोला है या फिर जिसको आर्टिकल ने बोला है या एग्रीमेंट किया है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है या फिर उसको अपॉइंट किया जनरल मीटिंग में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर है। ठीक है, और यहाँ पे सब्सटेंशियल पावर पूरे एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो उसको कंडीशन के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो सब्सटेंशियल पावर है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया था कि जो एक पर्सन है जिसने कि कंपनी के बिहाफ पे क्या किया था कि चेक वगैरह जो थे वो ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे बोला कि ये एडमिन तरह का एक्ट है। इसी के इस केस में क्या बोला था कि तो एडमिन तरह का एक्ट है कि कोई जैसे सर्टिफिकेट ऑफ शेयर साइन कर रहा है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर जो है उसको साइन कर रहा है, चेक कोई अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स किया है। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये एडमिन तरह का काम है, ये सब्सटेंशियल पावर उसको ट्रांसफर किया ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? अपन ने देखा था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है, सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, मतलब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें बताएंगे उसकी टर्म्स वगैरह क्या है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपने को उसी के इमीडिएटली बाद जनरल मीटिंग में भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने से पहले जो नोटिस भेजते जनरल मीटिंग का, उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा कि इस पर्सन को एमडी अपॉइंट करने वाले हैं। ये सभी बोलेंगे कि किस पर्सन को एमडी अपॉइंट करने वाले, वो सारा नोटिस में भी लिखेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, आरओसी को भी 60 डेज के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म जो है MR1 के अंदर भेजना पड़ेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ी तो MR2 फॉर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजना पड़ेगा कि इस कंपनी को एमडी अपॉइंट करना है। 90 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको MR2 फॉर्म में देना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया एमडी के अंदर सब्स्टिट्यूशन पावर डिफाइन, ये बोल चुकी हूँ मैं। फिर आ जाते हैं अपन एक और केस है कि एक ही मीटिंग के अंदर एडिशनल डायरेक्टर तो जो था उसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, तो चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा ना। कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या कि एक्ट में कि एक ही मीटिंग के अंदर आप एमडी और एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए। आपको ये तो पता चल रहा है ना कि एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर है उसी को ही मैनेजिंग डायरेक्टर अपन अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब उसका डायरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अलग अलग सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए जहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट करो उसके बाद में अलग मीटिंग करके फिर एमडी अपॉइंट करो, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अभी आ जाते हैं मैनेजर। मैनेजर किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लोज 53 में डिफाइंड है कि सुपरिटेंडेंट या कंट्रोल जिसके पास होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करता है वो मैनेजर होता है। क्या एक कंपनी में दो मैनेजर हो सकते? नहीं हो सकते। क्या एक कंपनी में एक मैनेजर और एक एमडी हो सकता है? नहीं। तो क्या एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर और एक डब्ल्यूटीडी हो सकता है? होल्ड डायरेक्टर तो हो सकता है। प्रॉब्लम ही क्या है? होल्ड डायरेक्टर मतलब क्या? जो पूरे दिन कंपनी में रहता है। तो एक बात बताओ कि क्या एक पर्सन दो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है क्या? अगर आप पूरे दिन इस कंपनी के होल टाइम मतलब पूरे टाइम यहाँ पे रह रहे हो तो आप दूसरी कंपनी में कैसे होल टाइम डायरेक्टर बन सकते हो? एक पर्सन दो कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 196 के ऊपर। सेक्शन 196 क्या बोलता है? अपॉइंट किया है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, आपको रीअपॉइंट करना है, मतलब जब उसका चौथा साल चल रहा हो, यानी 1 साल पहले उसको बता देना है कि उसको रीअपॉइंट करने वाले, लास्ट 1 ईयर में बता देना उसको। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, यहाँ पे जो मैंने सेक्शंस लिख रखे हैं इधर भी और इस बोर्ड पे भी, वो सारे सेक्शंस लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में कभी पूछे हुए, और डिस्कशन में हम सारे के सारे सेक्शन एक बार तो लेंगे ही। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। सेक्शन 252 बोल दिया, 230। अब 196 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है? कोई पर्सन है जिसकी उम्र 21 साल से भी कम है, ठीक है, या फिर जिसकी एज जो है वो 70 से ज्यादा है। 70 से ज्यादा में कुछ ऐसा एक्सेप्शन था कि अगर 70 से ज्यादा है फिर भी आप उसको अपॉइंट करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दो और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया उसके लिए जनरल मीटिंग में। ठीक है, फिर दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन थी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। फिर थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसने क्रेडिटर को सस्पेंड किया, मतलब क्रेडिटर का जो पेमेंट है ना वो सस्पेंड किया, यानी क्रेडिटर को समय पर पैसा दे नहीं रहा है, ऐसा कुछ किया है।
ठीक है, तो फिर उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। या फिर अपन कह सकते हैं कि उसको कॉन्विक्ट किया है कोर्ट ने 6 महीने से भी ज्यादा की उसको जेल हुई है, या ऐसे इम्प्रिजन ऐसे ऑफेंस में उसको कॉन्विक्ट किया जहाँ पे 6 महीने से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, convicted by courts for any offense and sentenced for a period greater than 6 months। अब आ जाते हैं अपन 186 सबसेक्शन 4। क्या बोला इसके अंदर कि नोटिस जो है बोर्ड मीटिंग का या जनरल मीटिंग का, उसके अंदर डिस्क्लोजर्स होंगे, किसको एमडी अपॉइंट किया, क्या टर्म है, क्या कंडीशन है। ठीक है, उसके अंदर सब लिखेंगे अपन, और आरओसी को फाइल करना है 186 सबसेक्शन 1 के, सॉरी 196 सबसेक्शन 4 के सेकंड प्रोविजन में बोल रखा है कि आरओसी को भी आप फाइल कर लेना रिटर्न। ठीक है, 60 डेज में एमआर1 में, और बता देना कंडीशंस वगैरह। अब आ जाते हैं 196 सबसेक्शन 5 के अंदर, जहां पे अपॉइंटमेंट जो है, देखो बाद में पता चला उसको अपॉइंट करने की कि उसने जो अपॉइंटमेंट था उसका वो क्या था, इनवैलिड था। उससे पहले उसने कुछ काम कर लिए, तो वो जो उसने पहले किए हुए काम है वो क्या होंगे, वैलिड होंगे। उसने पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे कंपनी के बिहाफ पे, तो वो सारे पे वैलिड होंगे। ठीक है, ये सारा वो रखा था। अब जाते हैं, और ये सारा प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन में बोला था कि जो गवर्नमेंट कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती है रिटर्न फाइल कर, किसको, आरओसी को फाइल करने में, 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 92 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर रिपोर्ट नहीं करती है तो गवर्नमेंट कंपनी को यहाँ से एग्जाम किया है। अब आ जाते हैं अपन 187 के 4 पार्ट है। ठीक है, हाँ 187 की 4 पार्ट है, उसके अंदर चारों पार्ट में क्या हो रखा है वो सब अपन देखते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं 187 के सबसे पहले स्केड्यूल्ड 5 के। स्केड्यूल्ड 5 के अभी चारों पार्ट डिस्कस करते हैं। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं इसके बारे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 में क्या बोला है, पार्ट 1 के जो शेड्यूल है, शेड्यूल 5 का पार्ट 1 है, इसमें बोला है एलिजिबिलिटी। देखो पहले भी एलिजिबिलिटी अपन ने देखी थी अभी 21 ईयर 70, वो तो इसमें है। साथ में और कुछ एक्स्ट्रा भी है। क्या क्या एक्स्ट्रा है कि वो किसी भी जो 16 एक्ट बोले हुए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, सेक्रा एक्ट है, फेमा है, उसमें पीएमएलए भी है, उसमें वो सारे जो एक्ट है 16, ऐसे इसको तो पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछते, बस एक बार ऐसे अपन रीड कर सकते हैं। जीएसटी भी है, आईबीसी भी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पनसेशन एक्ट और स्टाम्प वाला एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। ठीक है, तो उसमें से किसी भी एक्ट के अंदर क्या क्या उसको पनिश किया है, या 1000 रुपए से ज्यादा का भी इवन उसको फाइन लगा है, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है, तो वो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे बोला है, वो दूसरा बोला है कि कॉपी भोसा वाले जो एक्ट है उसके अंदर, यानी स्मगलिंग वाली जो एक्टिविटीज है उसके अंदर सिर्फ उसको डिटेन्ड भी किया है ना, तो भी वो डिस्क्वालीफाई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्सेप्शन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको फिर क्वालिफाई घोषित कर सकती है बाद में। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी सिर्फ डिटेन भी किया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई है। या फिर उसकी सब 21 और 70 अपन पढ़ ही चुके, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो भी डिस्क्वालीफाई। रेजिडेंट मतलब लास्ट ईयर में वो क्या 12 महीने से ज्यादा इंडिया में रहा हो, या फिर वो भले ही 12 महीने से ज्यादा नहीं रहा लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए यहाँ पे आ गया, मतलब अब तो यहीं भी रहने वाला है, तो उसको क्या करेंगे अपन, क्वालिफाई या एलिजिबल मानेंगे। ये सब बोला था अपने को पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। अब पार्ट 2 के अंदर क्या 4 सेक्शन है, और चारों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेक्शन बोलता है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ, कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो 197 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, प्रॉफिट बेस्ड रेम्यूनरेशन देना है, जिसमें तो बोला है मैक्सिमम 11% ही रेम्यूनरेशन हो सकता है। और जो भी एमडीडब्ल्यूटीडी है, तो अगर एक ही है तो उसको कितना देंगे, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 10%, और अगर एक से ज्यादा एक ही एमडीडब्ल्यूटीडी है तो 5%, एक से ज्यादा एमडीडब्ल्यूटीडी है तो 10%। अगर कंपनी में एक भी एमडीडब्ल्यूटीडी नहीं है और नॉर्मल आप डायरेक्टर को दे रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, उसको दोगे 3%। और अगर एमडीडब्ल्यूटीडी है और फिर आप किसको दे रहे हो, डायरेक्टर को दे रहे हो, तो मैक्सिमम 1%। तो इस तरह से अपने को बोला था प्रॉफिट बेस्ड आपको क्या करना है, रेम्यूनरेशन देना है। लेकिन अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो वो बोला था अपने को सेक्शन 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखना क्या चल रहा है अपना, सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 का स्केड्यूल प्लस सबसेक्शन 3 प्लस स्केड्यूल्ड 5 का पार्ट 2 का सेक्शन 2 चल रहा है। 197 सबसेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि जो स्केड्यूल 5 में बताया वैसे रेम्यूनरेशन दो अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो, और स्केड्यूल 5 में बताया कि पार्ट 2 के सेक्शन 2 के अंदर कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ये बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो आपको किस तरह से इफेक्टिव कैपिटल निकाल के और उसके अंदर आपको क्या करना है, रेम्युनेशन देना है। तो अभी अपन देखते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल बोलेंगे किसको। इफेक्टिव कैपिटल मतलब जो भी पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, लेकिन उसमें से लेस कर देना जो इन्वेस्टमेंट या जो वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन वगैरह लिए हुए हैं या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है, उन सबको क्या कर देना, लेस कर देना। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन भी इसके अंदर है। और उसके अलावा इसमें बोला है कि अब आपको जैसे कि इसमें अपने को इफेक्टिव कैपिटल बोला है, अगर 0 से लेके 5 करोड़ तक की इफेक्टिव कैपिटल है तो मैक्सिमम आप 60 लाख पर एनम 1% को क्या कर सकते हो। 1% भी कौन सा होना चाहिए, एमडीडब्ल्यूडी ये सारे कैंपस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपल डायरेक्टर की बात करिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके लिए नहीं, ठीक है। ये जो अपने एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर वगैरह आपने रखे हैं उनको आप दोगे मैक्सिमम 60 लाख पर ईयर। लेकिन अगर कंपनी में 5 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल है, ठीक है, अगर कंपनी के अंदर 60 लाख पर एनम था, 5 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ से कम की कैपिटल है तो 84 लाख मैक्सिमम, ठीक है, पर एनम बोला है। अगर कंपनी में 100 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ से कम की कैपिटल है तो मैक्सिमम 120 लाख पर एनम 1% को। और अगर कंपनी में 250 करोड़ से भी ज्यादा की कैपिटल है तो फिर 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द कैपिटल जो कि 250 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि अगर उससे भी ज्यादा जो यहाँ पे बोल रखा है ना 60, 84, 120 और 120 प्लस 0.01 उससे भी ज्यादा अगर आपको रेम्युनरेशन देना है तो आप क्या करो, कंपनी में एसआर पास करवाओ, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कंपनी में। फिर इसमें आ जाता है कि अगर कंपनी में 5 साल से कम काम किया है किसी भी पर्सन ने तो उसको एज प्रपोर्शन कर देना, ठीक है, जो यहाँ पे बोला है इसका। अब सॉरी, 1 साल से भी कम काम किया, 1 साल के यहाँ पे था ना 60, 84, 120, अगर 1 साल से भी कम काम किया है तो प्रपोर्शन कर देना, ठीक है। रेम्युनरेशन टू द प्रोफेशनल डायरेक्टर, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैसे काम कर रहा है, उसका कोई पेड अप शेयर 0.02 पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रिलेटिव्स के साथ में कुछ ऐसा ले तो नहीं रखा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, डिसाइड करने के लिए। वो मैक्सिमम बताया हुआ है, ठीक है ना, ये जो बताया अमाउंट मैक्सिमम बताया हुआ है। अभी आ जाते हैं अपन अब आपने यहाँ पे रेम्युनरेशन डिसाइड कर लिया, ठीक है। रेम्युनरेशन डिसाइड कौन करेगा, या तो अगर कंपनी के अंदर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है तो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है। कंपनी में अगर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी तो वो डिसाइड करेगी, अगर एनआरसी नहीं है कंपनी में तो फिर कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। साथ में नोटिस के अंदर भी आपको जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा क्या है, कितना रेम्युनरेशन दिया वगैरह। उसके अलावा जो पीएफआई है, अगर कंपनी में क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं हुआ है, पीएफआई से लोन लिया रीपे नहीं किया तो उनका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाता है अपन सेक्शन 3 के ऊपर, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या बोला है कि जैसे सिक कंपनी है, ठीक है, तो सिक कंपनी जो है उसके अंदर ऐसा बोला है कि जब बीआईएफआर जो बोलता है, सैंक्शन करता है उसकी जो बीआईएफआर की प्रोसीजर सैंक्शन से वो 5 साल का क्या कर सकते हैं, रेम्युनरेशन दे सकते हैं। और न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो वो 7 साल का रेम्युनरेशन दे सकते हैं। ऐसा किसमें बोला हुआ था, यहाँ पे सेक्शन 1 में प्रॉफिट है तो सेक्शन 2 के अंदर प्रॉफिट नहीं है, तो सेक्शन 3 के अंदर सिक कंपनी। और सेक्शन 4 में बोला है कि परक्विजिट्स वगैरह जो है, जैसे कंट्रीब्यूशन, लीव इनकेशमेंट और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह, तो इन सब को रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन 5 के ऊपर, एक से ज्यादा अगर कंपनी है, ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा कंपनी है और आपको एक से ज्यादा कंपनी से रेम्युनरेशन बाई चांस मिल रहा है तो वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था सेक्शन 1, 2, 3, 4 पार्ट 2 का स्केड्यूल 5, ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आ जाते हैं 197 की कुछ और सबसेक्शन है जो अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सबसेक्शन है लेकिन अभी जो अपन डिस्कशन में लेंगे वो वही डिस्कशन में लेंगे जिसका कभी न कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 197 1 प्रॉफिट बेस्ड मैंने बता दिया था, वो 1%, 3%, 10%, 5% और मैक्सिमम 11% हो, ठीक है। फिर आ जाता है 187। अच्छा, अपन इस जो अपने अभी इनएडिक्वेट कैपिटल वगैरह का पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मिस्टर एक्स जो है उसको, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो मिस्टर एक्स जो है, और कंपनी सिक कंपनी है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, मिस्टर एक्स जो है शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग उसको रेम्युनरेशन देते हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या क्या रेफर करोगे, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में जो 21, 70 ईयर्स और ये सब अपन ने देखा था, रेजिडेंट है। फिर आप नीचे मानोगे, ये अज्यूम करोगे कि हाँ हम लोग ये मानते हैं कि वो रेजिडेंट है और ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, वो एलिजिबल है। फिर अपने को ये लिखना था कि अगर ये कंपनी जिसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट है उसमें लिखा हुआ था वो सिक कंपनी है, तो सिक कंपनी है तो अपने को वो जो 5 ईयर्स अपन BIFR के सैंक्शन के बाद 5 ईयर्स का प्रोविजन था, ठीक है, 5 ईयर्स तक रेमुनरेशन दे सकते हैं, वो भी लिखना था। फिर जो इनएडिक्वेट कैपिटल वाली जो उसमें कंडीशन थी तो वो भी अपने को लिखनी थी कि अगर इसमें बता रखा है कि इफेक्टिव कैपिटल जैसे कि 120 करोड़ है, तो उस अकॉर्डिंग 120 करोड़ किसमें आता है अपने, वो 5 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से भी ज्यादा है, तो 100 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से कम वाला जो अपने पास अमाउंट है कितना था उसके अंदर 60, 84, 120 और 120 प्लस पॉइंट 01, तो वो जो 120 है तो उतना मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हैं। फिर उसका जो अपने को अमाउंट देखना था कि उसको रेमुनरेशन कितना मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से, फिर पर मंथ इंटू 12 करना था, तो पूरे साल का उसका रेमुनरेशन जो है वो उससे 60 से या जो भी 84 है 120 उससे कम है, तो उस तरह से वो आंसर हो गया था कि इफेक्टिव कैपिटल। फिर इफेक्टिव कैपिटल की अगर कैलकुलेशन आई थी तो वो भी अपने को करनी थी, जैसे क्वेश्चन में कि इफेक्टिव कैपिटल में आपको क्या क्या ऐड करना है, फिर वर्किंग कैपिटल का लोन वगैरह जो आपको कंसिडर नहीं करना था, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल भी हो गई। अब उसमें मिस्टर डी बोल रखा था, उसमें ऐसा नहीं बोल रखा था कि वो एमडी है या WTD है या सिंपल डायरेक्टर है, तो आपको अज्यूम करके जाना है कि उसको अगर वो एलिजिबल है स्केड्यूल्ड 5 के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन देने के लिए तो वो जरूर कंपनी का एमडी होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ मतलब ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे जिनको मैंने अभी डिस्कस किया कि किस किस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेशंस अपने को करने को मिली थी, ठीक है। तो और मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है, इस तरह के अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अपने को इफेक्टिव कैपिटल आपको देखनी पड़ेगी, फिर उस अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम अमाउंट बताना पड़ेगा। अगर ऐसा बोल रखा है कि उसको 30,000 पर मंथ मिलता था, अब 40,000 पर मंथ मिलता है, तो 30,000 पहले मिलता था, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, तो जो अमाउंट आता है वो भी अगर इफेक्टिव कैपिटल के मैक्सिमम अमाउंट जितना एलिजिबल है उससे कम है तो वो ठीक है, SR पास कराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा है तो SR पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो अभी डिस्कस किए, मेरे हिसाब से तो मैं कुछ भूली नहीं हूँ। और जो सिटिंग फीस को लेके क्वेश्चन है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे 197 सबसेक्शन 5 में बोला है कि जो सिटिंग फीस है वो जो कंपनी किसी भी डायरेक्टर को देगी, ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम सिटिंग फीस दे सकते हैं, तो उसमें एक्ट में लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी प्रिस्क्राइब करे उतनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में प्रिस्क्राइब करके बोला कि मैक्सिमम 1 लाख सिटिंग फीस एक ही मीटिंग के लिए मिल सकती है। अब क्वेश्चन में ये था कि बोर्ड मीटिंग हुई थी वो बाद में एडजॉर्न हो गई, हेल्ड होने के बाद एडजॉर्न हो गई, एडजॉर्न बोर्ड मीटिंग के लिए क्या उसको एक्स्ट्रा 1 लाख मिलेगा क्या सिटिंग फीस का, नहीं, एडजॉर्न बोर्ड मीटिंग इज कंटिन्यूएशन ऑफ द जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग है, तो उसको मैक्सिमम 1 लाख ही मिलेगा एडजॉर्न और बोर्ड मीटिंग दोनों का, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि वुमेन डायरेक्टर को कम दे रहे थे और बाकी डायरेक्टर को ज्यादा दे रहे थे, तो क्या ऐसा कंपनी कर सकती है, तो कंपनी में ऐसा लिखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, बाकी डायरेक्टर सबको एक जैसा मिलेगा, ठीक है। अगर वो एक ही क्वालिफिकेशन है या एक ही मीटिंग है या सबको सिमिलर है तो उनको कम नहीं मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए थे सिटिंग फीस को लेके। फिर आ जाते हैं अपन 197 सेक्शन के, हाँ अपन अभी 197 सेक्शन के सबसेक्शन 1 में अपने को नो प्रॉफिट इनएडिक्वेट प्रॉफिट अपन ने देख लिया। 197 सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसा बोल रखा था कि मोड्स ऑफ डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन, तो उसमें AOA, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, SR जो होगा और या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, उसके अंदर डिफाइन कर देंगे कि कितना रेम्यूनरेशन देना है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, रेट्स के हिसाब से, जो भी पॉलिसीज है उन सब के हिसाब से, ठीक है। फिर 197 सबसेक्शन 4 में रेम्यूनरेशन जो है अदर सर्विसेज के लिए, अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जो MD है वो क्या करता है कि सर्जरी के लिए, मतलब उसकी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसने वो सर्जरी की, ठीक है, और उस वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है, तो वो उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, तो वो उस रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका रेम्यूनरेशन डायरेक्टर के हिसाब से जो था, मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से वो अलग था, उसने सर्जरी की, उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई काम दिया, कोई सर्विस दिया, तो उसका तो उसको अलग ही पेमेंट होगा ना, तो वो उसको रेम्यूनरेशन में काउंट मत कर लेना, ऐसा इसमें लिखा था 197 सबसेक्शन 4 में, ठीक है। 197 सबसेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, कुछ भी नहीं। 197 सबसेक्शन 6 में, 197 सबसेक्शन 5 में बोला है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर है उनको कम नहीं मिलेगी सिटिंग फीस, बाकी डायरेक्टर से बोल सकती है। 197 सबसेक्शन 6 में बोला है कि यहाँ पे जो पार्टली मंथली
जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज जो है रेमुनरेशन का, वो मंथली हो सकता है या फिर वो मतलब उसमें वो रखा है कि मंथली स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट के हिसाब से। देखो मंथली होगा तो फिक्स्ड होगा, प्रॉफिट के हिसाब से होगा तो वो फ्लक्चुएटिव होगा, तो किसी भी तरह से कंपनी डिसाइड कर सकती है। बोला था 197 सबसेक्शन 6 में, पूछते नहीं है कभी। 197 सबसेक्शन 7 में बोला है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शन के लिए इंटाइटल नहीं है, वो सिटिंग फीस ले सकता है, रेमुनरेशन ले सकता है, ठीक है। 197 सबसेक्शन 9 में बोला है कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछते भी है कि अगर कंपनी ने एक्सेस रेमुनरेशन दे दिया, ठीक है, तो अब क्या करें, तो 2 साल के अंदर क्या करना है, रिकवर करना है उस डायरेक्टर से, ठीक है। फिर आ जाता है और पीएफआई 197 सबसेक्शन 10 में बोला है कि पीएफआई की क्रेडिटर्स की डिबेंचर होल्डर्स के अप्रूवल ले लेना अगर कि उनको पेमेंट आपने नहीं किया है अभी तक। तो 197 सबसेक्शन 11 में बोला है कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और इंक्रीज करो रेमुनरेशन तो शेड्यूल 5 से ज्यादा इंक्रीज मत करना। 197 सबसेक्शन 12 में बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो लिस्टेड कंपनी है वो अगर किसी भी एम्प्लॉय को पूरे साल में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा या फिर मंथली 8,50,000 पर मंथ से ज्यादा का अगर रेमुनरेशन देती है तो उन टॉप 10 एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर में लिखना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि उनको कितना रेमुनरेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ठीक है। फिर 197 सबसेक्शन 13 के अंदर बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा वो सब, ठीक है। 197 सबसेक्शन 14 नो प्रोहिबिशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेमुनरेशन होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, बस डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बाकी अगर उसने सब्सिडी में कोई पोजीशन ले रखी है तो वहां से ले सकता है वो रेमुनरेशन। 197 सबसेक्शन 15 में पनिशमेंट और 197 सबसेक्शन 16 में बोला है कि जो ऑडिटर है वो भी अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि उसको कि किसको कितना रेमुनरेशन मिला है 197 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो प्रोविजन ऑफ 197 मतलब उसको लिखना पड़ेगा कि एज पर 197 कंपनी ने वो क्या बोलते हैं रेमुनरेशन दिया है, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन आ जाते हैं 198 के ऊपर। 198 तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा है लिटरली। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वैसे तो मैं एक सिंपल सा बता देती हूँ कि आपको एक्सक्लूड क्या करना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है या फिर जो प्रॉफिट ऑन जो फिक्स एसेट्स को सेल करने पे कोई प्रॉफिट हो गया है या फिर फोरफिट किया शेयर से उससे कोई प्रॉफिट हो गया है, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है, ये सारा हटाना है। तो ये तो अपने को पता है, वैसे भी अपन प्रॉफिट में कहाँ लेते हैं। और आपको जो इनकम टैक्स वगैरह है, ये जो टैक्सेस है वो सारे भी उसमें से डिडक्ट नहीं करना है, ये सब बोला था। बाकी सिंपल डेप्रिसिएशन वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह जो आप डिडक्ट करते हो उससे से सिंपल डिडक्ट करना है। तो ऐसे तो पूछते नहीं है, पर पूछे तो अपन कर ही सकते हैं। 199 के अंदर रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने रेमुनरेशन दिया, ठीक है, उसके बाद में आपको अगर पता चला कि फ्रॉड या नॉन कंप्लायंसेस हुए थे, ठीक है, तो आप रिकवर करोगे क्या, रेमुनरेशन, ठीक है। फिर 200 में बोला है कि कंपनी चाहे तो फिक्स कर सकती है लिमिट रेमुनरेशन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। 201 में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 196 में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी एप्लीकेशन आपको देनी है तो जनरल मीटिंग के नोटिस के अंदर लिखना पड़ेगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने अप्रूवल लिया है। 202 में बोला है डायरेक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 202, डायरेक्टर को आपको कॉम्पेंसेशन देना है, ये 202 देखो 202 इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखा है कि डायरेक्टर को कॉम्पेंसेशन देना है, क्योंकि आपने क्या किया, डायरेक्टर जब डायरेक्टर की सर्विसेज थी, ठीक है, किसी वजह से आपने बीच में डायरेक्टर को हटा दिया, आपने हटाया, वो खुद अपनी इच्छा से नहीं गया, ये तो जिस भी वजह से आपने डायरेक्टर को हटाया है तो उसका जो बचा हुआ टेन्योर है, ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड या फिर 3 साल, ठीक है, विच एवर इज लोअर का जो पीरियड है उतना आपको रेमुनरेशन देना पड़ेगा, एवरेज आउट करना पड़ेगा जितना उसको पहले रेमुनरेशन दिया 3 साल उसमें। अब क्वेश्चन में क्या था, जैसे कि कंपनी ने 11 12 13 14 15 4 साल के क्या दे रखे थे उसको, रेमुनरेशन जो पे किया था वो दे रखा था, ठीक है। फिर कंपनी ने बोल रखा था कि अभी उसका 4.5 साल का टेन्योर और बाकी है, वो अपन ने कैलकुलेट किया था अप्रैल 2018 से मान लो कुछ जून 2022 तक का कुछ टेन्योर था, तो वो 4.5 साल हो रहा था, 4.5 साल का भी रेमुनरेशन बाकी था उसका,
और जितना रेमुनेशन उसको दे रखा है वो बता रखा था, तो बताओ 4.5 साल ज्यादा होगा या 3 साल, 4.5 साल कम होगा या 3 साल, 3 साल कम होगा, मतलब उसको 3 साल का रेमुनेशन अपन देंगे। और कैलकुलेट करने के लिए अपन को जो उसने पहले रेमुनेशन दे रखे हैं उसमें से प्रेसिडिंग लास्ट प्रेसिडिंग 3 इयर्स जो है उनके रेमुनेशन का एवरेज आउट कर लिया, जो भी अपना एवरेज आउट अमाउंट है या मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, 3 इयर्स का देना है, उतना उसको मैक्सिमम क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब इसमें एक बात ये भी थी, बेल लीवर का केस है, उसमें क्या था कि एक बार तो कॉम्पेंसेशन दे दिया, बाद में पता चला कि वो फ्रॉड मिसप्रेजेंस की वजह से था, तो रिकवर कर सकते क्या, देखो रिकवर आप तब कर सकते हो जब आपको पहले ही पता, रिकवर तो आप कर ही नहीं सकते उससे, ठीक है। आप दो ही मत रेमुनेशन आपको पता चलता है कि उसकी वजह से कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई पहले, या फिर 12 महीने में वो गया उसके 12 महीने में, या फिर उसने फ्रॉड किया, या फिर उसने मिसप्रेजेंस किया, या फिर रिजाइन खुद उसने किया 167 में उसने वैकेट किया था ऑफिस, या फिर उसकी रिपोर्ट थी किसी भी वजह से, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टर्मिनेशन में वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उसको मत दो कॉम्पेंसेशन। लेकिन अगर आपने एक बार कॉम्पेंसेशन दे दिया तो बेल लीवर के केस में बोला है कि अब आप उससे वापस रिकवर नहीं कर सकते हो, तो देना ही नहीं था, अब दे दिया तो आप कॉम्पेंसेशन रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बोला था। अब अपन आ जाते हैं अब कैंपीज कौन होते हैं कंपनी के, देखो 203 सेक्शन जो उसमें वो रखा है कि कैंपी होते हैं, एक तो कंपनी ने एमडी रख रखा है, ठीक है, अगर कंपनी ने एमडी नहीं रख रखा है तो उसकी जगह सीईओ रख रखा है, सीईओ भी नहीं रख रखा है तो उसकी जगह मैनेजर रख रखा है, मतलब तीनों में से एक जना, या तो एमडी या मैनेजर या सीईओ, तीनों ही नहीं है कंपनी में तो एक होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, तो एक तो होल टाइम डायरेक्टर, 3 जने होते हैं केएमपी, दूसरा होता है सीईओ सॉरी सीएफओ, और तीसरा होता है कंपनी सेक्रेटरी सीएस। कौन सी कंपनी से जिनको की केएमपीज रखना जरूरी होता है, हर लिस्टेड कंपनी को। दूसरा, ऐसी कंपनीज जिसमें पेड अप कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है उनको कैंपीज रखना पड़ता है। अच्छा, फिर ये बोला था रूल 8 के अंदर, फिर अमेंडमेंट होके रूल 8A आया जिसमें बोल रखा था कि भले ही कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है, लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो कंपनी को फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, ठीक है, भले वो प्राइवेट हो भले पब्लिक हो। अब देखो कैंपस की जो बात की थी वो पब्लिक कंपनी के लिए था, पर यहाँ पे जब एटीआर के सीएस की बात की तो वो पब्लिक प्राइवेट दोनों पे है, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे उसमें ऐसा था लिस्टेड कंपनी तब तक तो अपन क्लियर है कि अपने को कैंप भी रखने, ठीक है। अब एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और उसका जो पेड अप कैपिटल है वो 7 करोड़ है, अब बताओ उसको सीएस रखना है कि नहीं और कैंपी रखने की नहीं, तो देखो वो एक तो प्राइवेट कंपनी है तो कैंपी वाला जो प्रोविजन है यानी रूल 8 तो उस पर लगता ही नहीं है, चूंकि वो प्राइवेट कंपनी हो रूल 8A लगता है, और 5 करोड़ से ज्यादा का उसका कैपिटल है मतलब 8 करोड़ है, ठीक है, तो उसको सीएस तो रखना पड़ेगा। तो ये वाला अपना रूल 8 और रूल 8A अभी अपन ने देखा था, और सेक्शन 203 जिसमें क्या बोला है कैंपी रखे कंपनी है, और नहीं रखे तो 1000 या उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अब इसमें एक चीज और है कि जो चेयरपर्सन है कंपनी का, क्या वो एमडी और सीईओ और एमडी जो है वो कंपनी के चेयरपर्सन बन सकते क्या, तो देखो सबसे पहले तो ऐसा बोला है कि अगर कंपनी में मल्टीपल बिजनेस है, एक से ज्यादा चेयरपर्सन है तो वो बन सकता है, या फिर जो स्पेसिफाइड कंपनीज है उनके अंदर भी वो चेयरपर्सन बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है, ठीक है, जब तक आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करे और कंपनी के मल्टीपल बिजनेस नहीं हो, ठीक है। तो आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करेगा, कंपनी के मल्टीपल बिजनेस नहीं हो तब तक चेयरपर्सन नहीं बन सकता है कौन, एमडी या सीईओ, लेकिन वो बन सकता है अगर मल्टीपल बिजनेस के लिए अलग अलग चेयरपर्सन से, या फिर जो स्पेसिफाइड कंपनीज 2014 में स्पेसिफाई की थी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बता देना, ठीक है, बोर्ड सब ठीक है। अब आ जाते हैं हम 204 के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट, ये कभी पूछा तो नहीं है पर अपन फिर भी देख लेते हैं। टर्नओवर जो है 250 करोड़ या उससे ज्यादा, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो MR3 के अंदर जाती है, ठीक है, किसके पास, आरओसी के पास में। अब लास्ट सेक्शन है 205 जिसमें फंक्शंस बोल रखे सीएस के, वो बहुत सिंपल है, सारे कंप्लायंसेस देखने उसको, कुछ भी नहीं है उसका काम, उसको बोर्ड मीटिंग हेल्ड करवाने में भी, हर चीज हेल्ड करवाने में जो कंपनी में हो रहा है उन सब में, बोर्ड मीटिंग हेल्ड कराने, जनरल मीटिंग हेल्ड कराने, तो सीएस क्या करेगा, इस तरह का फंक्शन है कि वो उसमें मैनेज करने का काम करता है।
और कंप्लायंसेस देखने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा अपना जो चैप्टर था एग्जिट 30 मिनट्स, ये पूरा चैप्टर था अपना क्या, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजर पर्सनल। मैं एक हल्का सा रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना क्या जाता है, सेक्शन 2 क्लोज 54। सेक्शन 2 क्लोज 54 में एमडी बोला था कि जिसके पास में सब्सटेंशियल पावर है या फिर जिसको आर्टिकल में बोला है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे था कि सब्सटेंशियल पावर में वो जो चेक ड्रॉ कर रहा है या फिर साइन कर रहा है शेयर सर्टिफिकेट को, वो सब नहीं आएगा। सब्सटेंशियल पावर डिफाइंड नहीं किया है, और जिसको भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको आरओसी को 60 डेज में MR2 फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि ये आपने अपॉइंट किया है, इसको अपॉइंट किया है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जाना परमिशन लेनी पड़ेगी MR2 फॉर्म के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारा 186 सेक्शन के अंदर बोला हुआ था, ठीक है। फिर 186 सेक्शन के अंदर नोटिस के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन क्या, 21 साल से कम 70 साल से ज्यादा, या फिर उसको 6 महीने से ज्यादा को कॉन्विक्ट कर लिया, या फिर उसको इंसॉल्वेंट, या फिर उसने क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड किया। फिर 197 के अंदर भी, और ये सारा गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। 197 में भी डिस्क्वालिफिकेशन बताया था कि 16 ऐसा एक्ट है जिसके अंदर उसको फाइन इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर कॉफी गोसा में डिटेन कर लिया है, या फिर ऐसा हो गया कि कॉफी गोसा में उसको डिटेन कर लिया है, या फिर वो रेजिडेंट नहीं है, और रेजिडेंट अपने 12 महीने का देखा था, लेकिन उसमें एक्सेप्शन था बिजनेस वोकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में था 187 के अंदर अपन ने, सॉरी स्केड्यूल्ड 5 के अंदर अपन ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें बोला था प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको रेम्युनरेशन देना है 5%, 10% ऑफ द प्रॉफिट, 3% और 1% ऑफ द प्रॉफिट। फिर पार्ट 2 में देखा था कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल के हिसाब से देना है, तो कैपिटल के हिसाब से था 0 to 5, 5 to 100, 100 to 250, 250 से ज्यादा, उसमें था 60, 84, 120 और 120 प्लस 0.01, ठीक है। उतना आपको क्या करना था, रेम्युनरेशन देना था। उसमें ये था कि इससे ज्यादा देना है तो एसआर पास करवाना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। और वहां पे 5%, 3%, उसमें ये था कि उससे ज्यादा देना तो ओआर पास करवाना पड़ेगा। सी कंपनी के लिए बोला था सेक्शन 3 के अंदर, किसी कंपनी जो बीआईएफ की स्कीम पास होती है, जो सैंक्शन होती है स्कीम, उसके बाद में 5 साल का रेम्युनरेशन दे सकते हैं, वो था। उसके अलावा परक्विजिट्स वगैरह सेक्शन 4 में, ये है ना पार्ट 2 के सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये सब चले, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर बोला है कि परक्विजिट्स वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे उसके बाद बोला है कि एक से ज्यादा कंपनीज में, अगर वैसे तो एक से ज्यादा कंपनीज में उसको अगर रेम्युनरेशन मिल रहा है तो जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 187 सबसेक्शन 1 प्रॉफिट बेस अपन ने देख लिया। सीटिंग फीस जो है, सीटिंग फीस के लिए क्या बोला था कि 1 लाख मैक्सिमम सीटिंग फीस हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। एडजॉइंट बोर्ड मीटिंग है तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग मानेंगे। उसके अलावा अपन देखते हैं कि इंक्रीज क्या रेम्युनरेशन में, तो मैक्सिमम लिमिट देख लेना 197 के बाद वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर फिर डिस्क्लोज वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है सारा। 199 में अब 202 सीधा डिस्कस कर लेते हैं, जो कॉम्पेंसेशन की बात करते थे कि कॉम्पेंसेशन अगर अपन ने दिया था, ठीक है, तो पहली बात तो ब्रीच है या फिर फोल्ड किया उसने, या फिर फ्रॉड किया, या फिर वाइंडिंग अप में चली गई कंपनी, उसकी गलती थी, वो रिस्पॉन्सिबल था उसको, या फिर 167 में उसने वैकेट किया था ऑफिस, तो आप कॉम्पेंसेशन मत दो। लेकिन अगर आपने कॉम्पेंसेशन दे दिया एक बार तो फिर आपको रिकवर करनी नहीं, वापस उसे आप रिकवर नहीं कर सकते पहले वाले केस के अंदर। उसके अलावा ये था कि 3 इयर्स और जितना रिमेनिंग पीरियड है उसमें से जो भी कम पीरियड है उतना उसको रेम्युनरेशन देंगे, और रेम्युनरेशन देने के लिए कैलकुलेशन होगी उसको जो लास्ट 3 इयर्स में रेम्युनरेशन मिला है उसका एवरेज आउट, ठीक है। ये था कॉम्पेंसेशन का। और लास्ट अपन देख लेते 203 के अंदर कैंपिस अपन ने बोले थे। कैंपिस कौन होते हैं, सीईओ, एमडी और मैनेजर, इन तीनों में से एक जना प्लस बोला है, ठीक है, प्लस सीएफओ और प्लस सीएस। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल, ऐसी पब्लिक कंपनी या तो सारी लिस्टेड कंपनी है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। अमेंडमेंट के बाद में 8 सेक्शन आया था, 8 रूल आया था, 8 रूल में बोला था कि जो सीएस रखना पड़ेगा आपको, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का आपने पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का है, तो भले वो पब्लिक कंपनी है भले वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी ऑडिट अपन ने देखा था, और उसके बाद में अपन ने फंक्शंस ऑफ सीएस देखा था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।